जब मैं मिलनपुर में बस से उतरा तो रात के 8 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। एक तरफ छोटे छोटे पहाड़ और घने जंगल थे तो दूसरी तरफ एक पतली नदी थी जिसका शोर पत्थरों से टकराकर गूंज रहा था। टॉर्च जलाकर मैं ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने लगा। रास्ते में एक छोटी सी दुकान दिखी। दुकानदार उसे बंद कर रहा था। मैंने पूछा, भाई यहां अमरधाम कहां है? दुकानदार ने लालटेन उठाकर मुझे गौर से देखा और बोला, वहां तो कोई नहीं रहता बाबूजी, वो घर तो अब जंगल बन चुका है। मुझे लगा शायद इसे पूरी जानकारी नहीं है। अगर जंगल होता तो आलोक मुझे वहां क्यों भेजता? ठीक है, अगर जाना ही है तो सीधे चले जाइए। सामने एक नीचा सा टीला दिखेगा, उसे बाईं तरफ रखकर घूम जाइएगा। वहां 4 साल के पेड़ों का झुरमुट और पास ही में पुराना कब्रिस्तान मिलेगा। उसे पार करते ही सफेद दीवारों वाला अमरधाम दिख जाएगा। मैं आगे बढ़ा। जैसा दुकानदार ने बताया था, एक टीले को पार करने के बाद शमशान के पास मुझे सफेद दीवारों से घिरा अमरधाम दिख गया। बंगला काफी बड़ा था, लेकिन अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। प्लास्टर उखड़ रहा था और चारों तरफ झाड़ियां उगी थीं। गेट खोलने पर कैच की कर्कश आवाज हुई। मैंने बरामदे में जाकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। करीब 10 बार खटखटाने के बाद अंदर से आवाज आई, कौन? मैं आलोक का दोस्त हूं, मुझे उसने भेजा है। अंदर से फिर आवाज आई, अरे पंकज, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा हूं। ठहरो, दरवाजा खोलता हूं। मैं दंग रह गया। इस आदमी को मेरा नाम कैसे पता? जैसे ही दरवाजा खुला, चमगादड़ों का एक झुंड मेरे सिर के ऊपर से उड़ गया। सामने एक लंबा सा आदमी खड़ा था। पंकज, कितने सालों बाद मिले हैं हम। मैंने उसे देखा। वो पवन था। हमारे कॉलेज में 2 पवन थे, एक लंबा पवन और एक नाटा पवन। ये लंबा पवन था। लेकिन तभी मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मुझे याद आया कि 5 साल पहले एक सड़क हादसे में पवन की मौत हो गई थी। एक ट्रक ने उसकी मोटरसाइकिल को कुचल दिया था। क्या रात भर बाहर ही खड़े रहोगे? पवन ने टोकते हुए कहा। मैं अंदर जाते हुए बोला, नहीं, बस एक बात सोच रहा था। मैंने सुना था कि 5 साल पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम... अरे भाई, एक तरह से मर ही गया था। देखो, बाएं पैर में अब भी जान नहीं है। अस्पताल से सीधा यहीं आ गया। यहाँ की हवा ने मुझे नया जीवन दिया है। पवन ने मुझे मेरा कमरा दिखाया। बिस्तर बिल्कुल साफ सुथरा लगा था। मेज पर पानी का गिलास रखा था। मुझे ताज्जुब हुआ कि उसे कैसे पता कि मुझे सुबह उठते ही पानी पीने की आदत है। थकान इतनी थी कि बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। आधी रात को किसी उल्लू की डरावनी आवाज से मेरी नींद खुली। खिड़की से आती चांदनी में कमरे का सब कुछ साफ दिख रहा था। जैसे ही मैंने करवट ली, मेरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मेरे तकिए पर एक नर कंकाल लेटा हुआ था। उसका एक हाथ मेरे शरीर को छू रहा था। मैं चीखते हुए उठ बैठा। दरवाजा खुला और पवन अंदर आया। क्या हुआ पंकज? मैंने कांपते हुए बिस्तर की तरफ इशारा किया, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। बिस्तर खाली था। तुम बहुत डरपोक हो। कहूं तो मैं तुम्हारे पास सो जाऊं? मैंने मना कर दिया और वो चला गया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल कौन था? मैंने तो दरवाजा अंदर से बंद किया था, फिर पवन अंदर कैसे आया? अगले दिन सुबह उठकर देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। इधर उधर देखा, अंदर आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो फिर पवन कल रात अंदर कैसे आया? दरवाजा खोलते ही देखा पवन बगीचे में खड़ा है। जब मैंने कल रात उसके कमरे में आने की बात की तो वो जोर से हंस पड़ा। तुम निश्चित ही सपना देख रहे थे। मैं भला तुम्हारे कमरे में कब आया? क्या हो रहा है पंकज? सपना? शायद, लेकिन इतना साफ सपना मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अब भी वो नरकंकाल आंखों के सामने तैर रहा था। मुख हाथ धो लो, मंगल अभी चाय दे जाएगा। बरामदे में 2 बैंत की कुर्सियां और एक गोल मेज लगी थी। हाथ मुंह धोकर मैं कुर्सी पर बैठ गया। सामने वाली कुर्सी पर बैठकर पवन बोला, मंगल, पंकज बाबू की चाय लेकर आओ। चाय और टोस्ट लेकर जो आया उसे देखकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा। इतना विभत्स चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। शरीर पर चुटकी काटने को भी मांस नहीं था। वो इतना दुबला था। आंखें इतनी अंदर धसी हुई थी कि समझ ही नहीं आता था कि आंखें हैं या नहीं। लकड़ी जैसे हाथ पैर, दांतों की पंक्ति हमेशा बाहर की ओर निकली रहती थी। चाय टोस्ट देकर उसके जाने के बाद मैंने कहा,
उस आदमी का चेहरा देखकर डर लगता है। पवन बोला, इंसान का चेहरा ही क्या है, खाल हटा दो तो सब एक जैसे हैं। मंगल जैसा भी दिखे काम का आदमी है। इसके अलावा अपनों के सिवा हम किसी और को यहां नहीं रख सकते। अपने आदमी का मतलब बहुत जान पहचान का। खाते हुए मैंने पूछा, तुम्हारी चाय टोस्ट कहाँ है? पवन ने उत्तर दिया, मैं ये सब नहीं खाता भाई, हजम नहीं होता। सुबह उठकर अदरक के साथ भीगे हुए चने खाता हूँ। थोड़ा रुककर पवन बोला, तुम बैठो, मैं जरा घूम कर आता हूँ। एक बार पोस्ट ऑफिस जाना है और भी 1-2 जगह जाना है। मेरा इंतजार मत करना, मैं बाहर ही कहीं खा लूंगा। पूरा दिन पवन नहीं लौटा, शाम को भी नहीं। मंगल से पूछा तो उसने कहा, साहब के लौटने का कोई ठिकाना नहीं है, वे कहीं भी चले जाते हैं। खाना खाते समय एक अजीब बात हुई। मैं खा रहा था और मंगल पास ही खड़ा था। मैंने उससे कहा, थोड़ी सब्जी और 2 रोटियां ले आओ। मंगल चौखट तक गया और बाहर हाथ फैलाकर सब्जी और रोटियां ले आया। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर ये चीजें लेकर इंतजार कर रहा था। मैंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन घर की हवा में एक अजीब सा डर व्याप्त था। ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य आत्माएं कोनों में छिपी हैं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अचानक बाहर से कुछ सरसराहट सुनाई दी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। देखा, उसने मेरा खून जमा दिया। आंगन में एक लकड़ी के कुंदे पर 2 कंकाल आपस में गले लगकर बैठे थे। कुछ दूर एक पेड़ की टहनी पर मंगल झूल रहा था। उसकी आंखों के गड्ढों से लाल रोशनी निकल रही थी। अचानक वो दोनों कंकाल मुड़े। देखते ही देखते उन पर मांस चढ़ने लगा और वे इंसानी रूप में आ गए। वे और कोई नहीं, पवन और आलोक थे। मैं रात भर नहीं सोया। भोर होते ही अपना सूटकेस उठाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते मैं उसी दुकानदार के पास पहुंचा। मुझे जिंदा देखकर वो हैरान रह गया। क्या आप अमरधाम से आ रहे हैं? वहां खाना पीना क्या करते थे? मैंने उसे बताया कि मैं अमरधाम से आ रहा हूं और मंगल मेरा ख्याल रख रहा था। दुकानदार का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मंगल? मतलब मंगल मंडल? मंगल को तो 5 साल पहले अमरधाम के ही एक पेड़ की डाल से लटका हुआ पाया गया था। आत्महत्या थी। हालांकि कुछ लोग कहते थे कि जायदाद के झगड़े में उसके भतीजों ने ही उसे मारकर लटका दिया था। मैं भागकर गिरिडीह स्टेशन पहुंचा। वहां स्टेशन मास्टर से जो सुना, उसने मेरा सिर चकरा दिया। उसने बताया, उस घर का मालिक आलोक 2 साल पहले वहां मृत पाया गया था। किसी ने उसकी गर्दन मरोड़ दी थी और पवन की मौत तो 5 साल पहले ही हो गई थी। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कोलकाता की सड़क पर मुझे आलोक मिला था, जिसने मुझे यहां भेजा। यहां पवन मिला, जो पहले ही मर चुका था। क्या वो सब मुझे भी अपनी मंडली में शामिल करना चाहते थे? शायद मेरे गले में पड़ा हुआ जनेऊ ही था जिसने मुझे उन रूहों के चंगुल से बचा लिया। मैं आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरा शरीर कांप उठता है।